तो आप सब आज हम बात करने वाले हैं इस क्लास में वेल्डिंग। वेल्डिंग क्या है, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग कौन कौन से हैं और ये कैसे वर्क होता है, इसके बारे में देखेंगे। वेल्डिंग तो कहता है वेल्डिंग क्या है। वेल्डिंग कहता है एक प्रकार का टेक्निक है। क्या है? एक टेक्निक होता है। दूसरा कहता है ये जो टेक्निक या मेथड कह सकते हैं, प्रोसेस कह सकते हैं, ये एक प्रकार का मेथड या टेक्निक होता है जिसमें हम परमानेंट ज्वाइंट बनाते हैं। किस तरह का ज्वाइंट बनाते हैं? परमानेंट ज्वाइंट बनाते हैं। ज्वाइंट भी अलग अलग है, टेम्पोररी है, परमानेंट है। तो इसमें परमानेंट ज्वाइंट का निर्माण किया जाता है। इसमें टू और मोर देन टू मेटल्स को हम जोड़ते हैं। कितने मेटल्स? टू और मोर देन टू मेटल्स को हम क्या करते हैं? ज्वाइंट करते हैं। एक चीज और इस पे हम ऐड करेंगे डिफिनेशन में कि इसमें यह प्रेशर अप्लाइड भी करते हैं और नहीं भी अप्लाई करते हैं। प्रेशर अप्लाइड और नॉट अप्लाइड। अब देखिए इसका डिफाइंड कैसे कर सकते हैं। वैसा टेक्निक या मेथड जिसमें दो या दो से अधिक मेटल को हम प्रेशर अप्लाई करके या प्रेशर नहीं भी अप्लाई करके परमानेंट ज्वाइंट बनाते हैं, क्या कहलाता है? वेल्डिंग कहलाता है। यानी वेल्डिंग कहने का मतलब है दो मेटल पार्ट्स को हम आपस में जोड़ने का काम करते हैं। जैसे बात समझिए, ये मान लिया जाए दो हमारा मेटल्स का रड है, मे बी जो भी है मेटल का बना है, मान लिया जाए ये ए है और ये बी है। तो इसको जोड़ने के लिए एक और चीज की जो आवश्यकता पड़ती है, ये मान के चलिए ये हमारा आवश्यकता पड़ेगा जिसको कहते हैं फीलर मेटल। क्या कहते हैं? फीलर मेटल। अब इसमें हम जिस विधि से यानी वेल्डिंग के जिस प्रोसेस से हम जोड़ेंगे, तो वेल्डिंग की जिस प्रोसेस से जोड़ते हैं तो ये फिलर मेटल कहता है। फिलर मेटल। अब ये ए और बी क्या हो गया हमारा? ए और बी हमारा पेरेंटल मेटल हो गया। पेरेंटल मेटल हो गया। ए और बी कौन सा मेटल हो गया? पेरेंटल मेटल हो गया। ये पेरेंटल मेटल को जोड़ने के लिए फिलर मेटल की आवश्यकता पड़ेगी, यानी दोनों मेटल के बीच में हमारा फिलर मेटल जो है गल करके ये ज्वाइंट बनाएगा। तो कहता है बी यानी आपका एमपी यानी मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फिलर मेटल, फिलर मेटल का कम होगा किससे? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पेरेंटल मेटल, पेरेंटल मेटल। अब समझिएगा ये जो पेरेंटल मेटल है, पेरेंटल मेटल से इसका जो फिलर मेटल का है, फिलर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। आपका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। अगर मान के चलिए इसका सपोज करते हैं कोई टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस पर ये दोनों को गर्म करके हम जोड़ रहे हैं, तो ये फिलर मेटल आपका इससे कम होगा 120 पर। तो टेम्परेचर जैसे ही कम रहेगा तो दोनों के हीट से भी गर्म होकर के ये इसमें मेल्ट होकर के क्या करेगा? ज्वाइंट बना लेगा। तो अब बात आता है कि ज्वाइंट के आधार पर, ज्वाइंट यानी वेल्डिंग कितने टाइप है। तो पहला बात है ज्वाइंट के आधार पर और दूसरा हमारा है प्रेशर के आधार पर। तो कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग। वेल्डिंग को क्लासिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं? तो बहुत तरह के क्लासिफिकेशन है, लेकिन एक कहता है ऑन द बेसिस ऑफ ज्वाइंट। एक हमारा बेस कौन है? ज्वाइंट के आधार पर। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर। ठीक है। अब ये हम ऑन द बेसिस ऑफ ज्वाइंट के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे और प्रेशर के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ किसके? ऑन द बेसिस ऑफ हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ज्वाइंट। ज्वाइंट के आधार पर कौन कौन है? तो ज्वाइंट के आधार पर हमारा दो टाइप का होता है। ये दो टाइप कौन कौन है? पहला टाइप है हमारा ऑटोजीनियस, ऑटोजीनियस। और दूसरा है हेट्रोजीनियस। दूसरा कौन है? हेट्रोजीनियस। आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, याद होगा, और होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस।
तो ये यहाँ पर ये जो ऑटोजीनियस वेल्डिंग है इसका क्या तात्पर्य है, और हिट्रोजीनियस वेल्डिंग है इसका क्या तात्पर्य है। तो पहला है ऑटोजीनियस। तो ऑटोजीनियस किसको कहेंगे ये समझने की कोशिश हम लोग करेंगे अभी। ये ऑटोजीनियस वेल्डिंग तो ये कहता है कि अगर पेरेंटल मेटल, अगर मान के चलिए दो हमारा मान के चलिए मेटल है जिसको हमें आपस में जोड़ना है, ये ए है और ये बी है, और इसमें हमने फिलर मेटल का इस्तेमाल कर रखा है। अब देखिए फिलर मेटल कहीं कहीं इस्तेमाल होता भी है, कहीं कहीं इस्तेमाल नहीं भी होता है। तो ये फिलर मेटल एफ है। तो कहता है जब ए और बी, मान के चलिए ए भी आपका सपोज किया आयरन है, बी भी आपका आयरन है, और एफ भी आपका आयरन ही है, ठीक है। इसका मतलब पेरेंटल मेटल और फिलर मेटल के धातु जब आपस में समान है और दोनों पेरेंटल मेटल को जोड़ना है तो इसको कहते हैं ऑटोजीनियस। समझने की बात कोशिश कीजिएगा। ये मान के चलिए ए जो है आयरन मेड है और बी भी आयरन मेड है, और फिलर मेटल जो हम इसमें यूज कर रहे हैं वो भी आयरन का बना हुआ है, तब इसको कहेंगे किस तरह का वेल्डिंग, ऑटोजीनियस वेल्डिंग। ये ऑटोजीनियस वेल्डिंग में जनरली आपका इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग आता है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग आता है। कहने का मतलब है जब दो धातु जो जोड़े जाने वाली धातु है, ज्वाइंट बनाने वाली धातु है, फीलर मेटल के धातु के समान होता है। समान इन द सेंस है कि जो मेटल हमने लिया है पेरेंटल मेटल के रूप में और वही मेटल हमने फीलर के लिए लिया है, तो इस तरह का वेल्डिंग हमारा ऑटोजीनियस कहलाता है। अब दूसरा बात करेंगे, इसका मतलब हो गया ए बराबर बी बराबर एफ। ए और बी से मतलब क्या है, पेरेंटल मेटल के भी धातु फीलर मेटल के धातु के बराबर है। अब दूसरा है, बात करेंगे हिट्रोजीनियस। हिट्रोजीनियस हिट्रोजीनियस का मतलब है, सीधा सी बात है कि जैसे ये जो दो मेटल हमने लिया है, दो मेटल ए और बी लिया है, ए और बी लिया है, और यहां पर हमने फिलर मेटल दिया है। क्या दिया है, फिलर मेटल दिया है। ये हमारा है फिलर मेटल है। तो ये कहता है जब दोनों धातु आपस में समान नहीं है, मान के चलिए ये हमारा स्टील है, एमएस है, और ये हमारा ब्रास है, और तब इसे हमें जोड़ना है, यानी दोनों डिफरेंट है। पेरेंटल मेटल हमारा दोनों क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब ए नॉट इक्वल टू बी। इसका मतलब हमारा है कि ए और ए जो और बी है पेरेंटल मेटल, दोनों जो जोड़ना है वो डिफरेंट डिफरेंट मेटल का बना हुआ, तब इसको हम कहेंगे हिट्रोजीनियस। या फिलर मेटल से आप फिलर मेटल कोई भी ले सकते हो आप, लेकिन यहाँ हिट्रोजीनियस का मतलब है ए और बी जो पेरेंटल मेटल है आपके वो डिफरेंट है। तो इस हिट्रोजीनियस में आपका ब्रास हो जाएगा, ब्रास भी ले सकते हैं, कॉपर भी ले सकते हैं, ब्रोंज भी ले सकते हैं, मतलब जिसमें हमारा एमएस भी, एमएस मतलब माइल्ड स्टील भी ले सकते हैं। तो इस तरह का वेल्डिंग हिट्रोजीनियस में आता है। अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर, ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, प्रेशर, प्रेशर के आधार पर हमें क्या करना है, इसका क्लासिफिकेशन करना। तो ये भी दो टाइप के हैं, प्रेशर के आधार पर भी दो टाइप का है। पहला जो वेल्डिंग कहता है फ्यूजन वेल्डिंग, पहला प्रेशर के आधार पर फ्यूजन वेल्डिंग, ठीक है। फ्यूजन वेल्डिंग जो है कहता है, और दूसरा है नन फ्यूजन वेल्डिंग। इसको हम कैसे याद रखेंगे, इसका तरीका, नन फ्यूजन वेल्डिंग, नन फ्यूजन वेल्डिंग। फ्यूजन वेल्डिंग का दूसरा नाम है फ्यूजन वेल्डिंग। मतलब अगर मान के चलिए दो मेटल है और दोनों मेटल को मेल्टिंग, ये दोनों जोड़ बनाने के लिए, दोनों के बीच जोड़ बनाने के लिए ये इतना हीट करते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाए, और मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचेगा और ये आपस में फ्यूज कर जाएगा। तो फ्यूज करने के बाद यहाँ पर किसी तरह के प्रेशर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी हैमरिंग नहीं करना पड़ेगा, हैमरिंग नहीं करना पड़ेगा यानी प्रेशर नहीं देना पड़ेगा। तो इसका दूसरा नाम है नन प्रेशर वेल्डिंग। क्या नाम है, नन प्रेशर वेल्डिंग। मतलब इस वेल्डिंग में हमें प्रेशर अलग से नहीं देना पड़ रहा है। जैसे यहाँ पर हैमरिंग करना पड़ता है, आपने याद किया पौराणिक जमाने में ब्लैक स्मिथ लोग जो क्या करते थे
आपका दो मेटल को पहले गर्म करते थे, गर्म करके हैमरिंग करते थे, तब दोनों को जोड़ते थे, जनरली जिसको हम फोर्ज वेल्डिंग कहते थे। तो उसी तरह के वेल्डिंग, मतलब उसमें हमने हैमरिंग किया, प्रेशर दिया, तो प्रेशर वेल्डिंग। अब नन फ्यूजन वेल्डिंग का मतलब क्या है? नन फ्यूजन वेल्डिंग का मतलब है दो मेटल को हमने गर्म किया और गर्म करने के बाद जोड़ने की कोशिश की। अब यहाँ क्या है, जोड़ने के लिए यहाँ पर हैमरिंग किया, दोनों को क्या किया, हैमर करके यहाँ पर हमने क्या किया, वेल्ड बनाया, जोड़ बनाया, हैमरिंग करके वेल्ड बनाया, तो इसको कहते हैं और प्रेशर वेल्डिंग। और क्या कहते हैं? प्रेशर वेल्डिंग। ठीक है, तो ये फ्यूजन वेल्डिंग का दूसरा नाम नॉन प्रेशर वेल्डिंग, और नॉन फ्यूजन वेल्डिंग का नाम है आपका प्रेशर वेल्डिंग। क्लियर है? अब बात करेंगे हम इसमें, हमें विस्तार तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्डिंग पढ़ना है, तो इसमें हमें आर्क वेल्डिंग के बारे में पढ़ना है। किस वेल्डिंग के बारे में पढ़ना है? आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग। ऐसे वेल्डिंग में तो हमारा डिफरेंट टाइप है, टीआईजी है, एमआईजी है, सबमर्ज है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, थर्मिट वेल्डिंग है, आपका सीमलेस वेल्डिंग है, सिम वेल्डिंग है, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्डिंग है। तो यहाँ पर आर्क वेल्डिंग पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर, ताकि हमें इजीली क्लियर हो जाए ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? ये कहता है कि जैसे किसी कंडक्टर से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है कि किसी कंडक्टर में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों तरफ क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। और जैसे जैसे आप करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी बढ़ता जाएगा। और तो इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे फैराडे साहब के द्वारा दो सिद्धांत दिया गया। फैराडे लॉ, फैराडे लॉ में दो है, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। आइए फैराडे लॉ का हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडे द्वारा दो लॉ दिया गया, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। अब फैराडे लॉ क्या है? फैराडे फैराडे का नियम जो है, फैराडे लॉ में फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है, अगर अगर समझने की कोशिश कीजिए, ये मान लिया जाए हमारा मैग्नेट है, और मैग्नेट ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। आपने याद होगा, आपने पढ़ा होगा कि मैग्नेट के नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइन निकलती है, साउथ पोल में टर्मिनेट हो जाती है। ये मैग्नेटिक लाइन निकला, साउथ पोल में जाके टर्मिनेट हो जाएगा, नॉर्थ पोल से निकला, साउथ पोल में जाकर ये टर्मिनेट हो जाएगा। और ये ध्यान दीजिएगा, ये जो मैग्नेटिक लाइन है, ये अगर मान के चलिए मैग्नेट है, और ये मैग्नेटिक लाइन जो है आपका एक दूसरे को कभी भी क्या करती है? क्रॉस नहीं करती है। ये मैग्नेटिक लाइन कभी भी क्रॉस नहीं करती है। जैसे आपने एक प्रयोग किया होगा, याद होगा कि यहाँ पर एक ये हमने तख्ता लिया, तख्ता इन द सेंस है कार्डबोर्ड लिया, और इस पर एक मैग्नेट रख दिया करते थे, और इस पर हम आयरन का बर डालते थे, आयरन बुरादा डालते थे। और जब इसे हम सेक कराते थे, यानी इस पे हम क्या करते, ठोकते थे, कह सकते हैं सेक कराते थे, तो ये सारे बर एक लाइन में ऐसे अरेंज हो जाते थे, यानी जिसको हम कहते थे मैग्नेटिक लाइन। अब ये देखिए, कोई मैग्नेट से हमें मैग्नेटिक लाइन निकला। अब देखिए, इन्हें फैराडे साहब ने कहा कि अगर इस मैग्नेटिक लाइन को किसी कंडक्टर द्वारा कट कराते हैं, किसी कंडक्टर द्वारा, किसी चालक द्वारा इस मैग्नेटिक लाइन को कट कराएंगे, तो इस कंडक्टर में, या ध्यान दीजिएगा, इस कंडक्टर में ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट हो जाएगा? अब ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। अब जैसे ये मैग्नेटिक लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है, मैग्नेटिक लाइन इन द मीनिंग है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम वेबर में मापते हैं, और आपको मालूम होगा मैग्नेटिक फील्ड को टेस्ला में मापते हैं। तो किसी मैग्नेटिक फील्ड को अगर किसी चालक द्वारा कट कराया जाता है, तो उस कंडक्टर में क्या जनरेट होता है? ईएमएफ। ईएमएफ को समझने का अच्छा तरीका क्या है कि आपने पढ़ा होगा, ये मान लिया जाए बैटरी है, बैटरी की हम बात करें, सेल की बात करें, यहाँ पर मान के चलो आप, यहाँ पर हम कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट है, और यहाँ पर हमने तार के द्वारा क्या किया, इसको एक बल्ब लगा दिया, यहाँ पर एक स्विच भी लगा दिया।
ठीक है, ये स्विच लगा दिया और इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये मान के चलो माइनस है और ये क्या है आपका प्लस है। अब प्लस इन द सेंस इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोड में हमने पढ़ा होगा कैथोड और एनोड। अब ये प्लस का मतलब है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। और यहाँ पर माइनस का मतलब क्या है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तब समझिए ये दोनों के बीच क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज है। ओम्स लॉ के हिसाब से आपने पढ़ा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो ये इसमें क्या होगा, यहाँ से आपका इनमें डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहाँ जैसे स्विच ऑन करेंगे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। तो यहाँ से अगर मान के चलिए 5 लाख है, सपोज करें 5 लाख इलेक्ट्रॉन है और इसमें 5 लाख इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने में टाइम नहीं लगेगा। 5 लाख कितना देर में आपका खत्म हो जाएगा, जितना कमी है इसमें जाएगा आपका बल्ब जलेगा और फिर बंद हो जाएगा। तब सोचिए बैटरी द्वारा बल्ब क्यों चलता रहता है। सवाल उठता है कि इसमें इतनी कमी है, इसमें इतनी अधिकता है, इसमें इतनी कमी है। ठीक है, तो इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो फिर ये डेड हो जाएगा बैटरी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, आपका विद्युत धारा प्रवाहित होते रहता है। तो ये कौन सा कारक है, कौन सा फैक्टर है जिससे आपका बल्ब जलते रहता है। तो ये कौन सा एजेंट, तो यहाँ पर एक एजेंट काम करता है, यहाँ पे ये एजेंट है जिसको कहते हैं ईएमएफ। ये क्या करता है एजेंट, ये जो प्लस है इससे 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 इलेक्ट्रोड से और इलेक्ट्रॉन निकाल करके किसमें देता है, माइनस इलेक्ट्रोड में देता है। मतलब इसी से और इलेक्ट्रॉन निकालता है और इसको देता है, यानी यहाँ से जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये इंटरनल है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना ज्यादा ये प्लस होगा और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा उतना माइनस होगा। तो ये ईएमएफ ही है जो आपका इलेक्ट्रोड यानी ये प्लस से और इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती खींच करके आपका माइनस यानी इसमें इलेक्ट्रोड में देता है, तो ये और रीच होता जाता है। इन द सेंस है गरीब और गरीब हो गया, अमीर और अमीर हो गया। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बरकरार रहता है। यही एजेंट है, यही एजेंट है जो गरीब को और गरीब बना रहा है और अमीर को और अमीर बना रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंस कायम है और आपका इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, विद्युत धारा बहता रह रहा है, जिसके कारण ये बल्ब जलता रहता है। तो आई होप आपको ईएमएफ क्लियर हो चुका होगा। ईएमएफ है इसी से और इलेक्ट्रॉन निकाल करके इसमें इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये उतना ही ज्यादा इस पर पॉजिटिव, किसी भी मेटल से जितना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उस पर धन आवेश आएगा और जिसमें इलेक्ट्रॉन देंगे उस पर ऋण आवेश आएगा। ये पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए यहाँ हमने बात किया था कि ये मैग्नेटिक लाइन को, ये फर्स्ट लॉ में कहा गया है कि मैग्नेटिक लाइन को अगर किसी चालक से कट करवाते हैं तो इस कंडक्टर में, ये कंडक्टर है, कंडक्टर में आपका ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। ये फर्स्ट लॉ कहा गया, किसके द्वारा, फ्राडे के लॉ के द्वारा, फ्राडे लॉ में कहा गया। अब दूसरी बात है कि ये सेकेंड लॉ में इन्होंने कहा, सेकेंड लॉ में कहा कि कितना ईएमएफ जनरेट होगा, ये तो बताओ। तो ईएमएफ कितना जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट होगा, ये कहता है ईएमएफ जो उत्पन्न होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के दर के समानुपाती होगा, विद्युत फ्लक्स के परिवर्तन के दर के समानुपाती होगा, परिवर्तन की दर के समानुपाती होगा। यानी ईएमएफ जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई अपॉन डी टी है, परिवर्तन की दर, फाई कहता है विद्युत फ्लक्स को दिखाता है। तो ये विद्युत फ्लक्स यानी ईएमएफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया, डी फाई अपॉन डी टी है। तो इसको हम लिख सकते हैं ईएमएफ इज इक्वल टू, यहाँ एन हो गया एन टू डी फाई बाई डी टी हो गया। ठीक है, यानी एन क्या है, यानी कांस्टेंट को, ये सॉरी प्रोपोर्शनल को हमने बराबर करने के लिए ये कांस्टेंट लिया है। ये कहता है नंबर ऑफ टर्न्स होगा, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ईएमएफ पैदा होगा। जैसे मान के चलो ये आपका कोई कोर है, इसमें हमने क्या किया है, ये नंबर ऑफ टर्न्स जितना बढ़ाएंगे उसमें ईएमएफ जनरेशन उतना ही ज्यादा होगा। तो आई होप आपको फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट लॉ अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट लॉ में क्या होता है, मैग्नेटिक लाइन को हम क्या करते हैं, किसी कंडक्टर द्वारा कट करते हैं तो उस कंडक्टर में ईएमएफ जनरेट होता है, ये ईएमएफ जनरेट होता है फर्स्ट लॉ के हिसाब से। सेकेंड लॉ इन्होंने कहा
कि सेकेंड लॉ जो ईएमएफ जनरेट होगा विद्युत फ्लक्स के परिवर्तन के दर के समानुपाती होगा। जितना ज्यादा इसमें विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होगा उतना ही ज्यादा आपका ईएमएफ जनरेट होगा। दर का मतलब समय से भाग d∅/dt। और यहाँ एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स है। तो हम बात करेंगे, ये दोनों अगर क्लियर हो गया तो ट्रांसफार्मर में पढ़ करके फिर हम आएंगे इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग पे। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग पे तो ये इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग हम अगले क्लास में आपको क्लियर करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक बातें क्लियर हुई होगी। धन्यवाद।